second vector form of Coulomb's law means force between the charges in terms of position vectors. In terms of position vectors. Now let us consider two charges in free space, say Q1 and Q2. And if the charges are like charges, then force between them is repulsive. Located in free space at point A and B. O is the origin, R1 is the position vector of Q1 and R2 जो है that is the position vector of Q2. ठीक है, यहां पे हम फोर्स जो है वो चार्जेस के बीच में कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स. तो उसके लिए हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2 लोकेटेड इन फ्री स्पेस एट पॉइंट A एंड B with respect to the origin O of the coordinate system XYZ. Let R1 and R2 be their position vectors. ठीक है, now force on Q1 is F12 and force on Q2 is F21. Now in triangle OAB, according to triangle law of accretion, OA plus AB is equals to OB. OAAB is equals to OB. Then AB is equals to OB minus OA and AB is equals to OB किसके बराबर है? That will be equals to R2 minus R1. Clear? And it is also written as R12 क्योंकि यहां पे हमें जब हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए बी डिस्टेंस और बी ए डिस्टेंस जो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने ट्राइंगल लॉ जो है वो यूज किया. अब जब हमने डिस्टेंस ए से बी लेना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? R12 मींस R12 किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर? दैट इज R2 माइनस R1. सिमिलरली VA किसके बराबर हो जाएगा? R1 माइनस R2 and that will be equals to R21 vector, right? Now here unit vectors क्या हो गए हमारे पास? R12 कैप, ये इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम A to B, और सेकेंड यूनिट वेक्टर क्या होगा? R21 कैप. अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां से होगी? दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी फ्रॉम Q2 टू Q1. मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं. यहां पे हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2 फ्री स्पेस में. R1 और R2 जो है वो उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं. अब हमने यहाँ फोर्सेस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें ए बी और बी ए फाइंड करना पड़ेगा. तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर ट्राइंगल ले लेंगे. मैंने पहले ट्राइंगल लिए ओ ए बी, तो उस ट्राइंगल से हमने ये कैलकुलेट किया ए बी किसके बराबर हो गया? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R12. मींस ए के लिए नंबरिंग 1 है तो ये 1 हो गया, बी के लिए नंबरिंग 2 है तो ये 2 हो गया, राइट? सिमिलरली अगर हमने ये ट्राइंगल ली होती ओ बी ए तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या निकाल, हमारे पास क्या आना था? बी ए, तो बी ए क्या हो गया? R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R21 कैप, और ये इसके यूनिट वेक्टर आ गए.
Now, according to Coulomb's law, if F12 be the force on Q1 due to Q2, then F12 is equal to K Coulomb's constant, product of charges. Now distance is taken from, हम Q1 के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी, Q2 की, तो डिस्टेंस क्या आएगा, BA, B2A, तो B2A क्या होगा हमारे पास, R21 स्क्वायर, एंड यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 कैप. क्लियर? As unit vector is equal to vector divided by its magnitude, so this relation is also written as R12 vector K Coulomb's constant, product of charges, divided by R21 square into R21 cap is replaced by R21 vector divided by R21, or F12 is equals to K Q1 Q2 upon R21 cube, basis same, powers added, and R21 cap. Or it is also written as F12 is equals to K Q1 Q2 divided by R21. R21 किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, R1 minus R2 mod cube, and here R1 vector minus R2 vector. So this relation is also written as F12 is equal to K Q1 Q2 mod R1 minus R2 cube, R1 vector minus R2. Similarly, F21 is equals to K Q1 Q2 R2 vector minus R1 vector divided by mod R2 minus R1. Now this is second. Now equation 1 and 2 they are the expression for forces between the charges in terms of their position vectors. क्लियर? अब बेटे इसमें ये है कि ये जो वेक्टर फॉर्म में जो है दोनों वेक्टर फॉर्म में हमने लिए, इसके लिए आप रिटन प्रैक्टिस करिए और ये नंबरिंग का ध्यान रखना, ठीक है? तो आज हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास जो हमारी फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे को हम फोर्स या वो कैलकुलेट करेंगे बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उसके जो है हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में भी आपको मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, राइट? तो यहां तक जो किया है इसके न्यूमेरिकल जो है वो आपको एनसीईआरटी के मैंने भेजे हुए हैं, बाकी खुद प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मुझे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? ओके, गुड डे। लास्ट टाइम ने कूलम्स ला लिया था, तो आज हम जो है वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है? और उसी को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब ये जो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो वहां पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो उसको यूज करते हैं. नाउ this principle states that, first write out the statement. This principle states that the total force on a given charge is
equals to the vector sum of individual forces exerted on it by all other charges, right? Suppose we have n number of charges, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अगर आपने फोर्स कैलकुलेट कर दी है तो वो फोर्स किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस exerted on it by all the charges, right? Now दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है that can be calculated by using Coulomb's law. दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको Coulomb's law से कैलकुलेट कर सकते हैं, and that force is not affected by the presence of other charges. अब इसमें suppose we have n number of charges x, y, z. O is the origin. Suppose we have n number of charges, say q1, q2 and q3 up to qn. Let r1 with the position vector of q1 and r2 with the position vector of q2 and rn with the position vector of qn. Suppose there is a test charge q naught. अब ये जो टेस्ट चार्ज q naught है, इस चार्ज के ऊपर हमने टोटल फोर्स जो है वो सभी चार्जेस की कैलकुलेट कर दी है. तो सपोज इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या आ गया r naught. ठीक है. अब डायग्राम में ज्यादा चार्जेस आपने नहीं लेने हैं, क्योंकि ज्यादा चार्जेस लोगे तो फिर डायग्राम बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो वो हम रिलेशन में उसको मेंशन कर देंगे. तो यहाँ पे मैंने तीन चार्जेस q1, q2 और qn लिया हुआ, और q naught जो है ये क्या है? टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हमने टोटल फोर्स जो है वो सभी चार्जेस की कैलकुलेट कर ली है. अब इसमें पहले हम q1 की फोर्स जो है वो q2 इस q naught के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे. अगर ये चार्जेस जो है वो सभी लाइक है तो फोर्स इज रिपल्सिव, और इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? q naught 1. ये हमने लास्ट टाइम जो है वो सेकंड फॉर्म जो है वेक्टर कूलम्स लॉ की ली थी, वेक्टर फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. तो q naught के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी? q1 की, तो ये हो जाएगी f naught 1. सिमिलरली ये जो हमारा q2 चार्ज है इसकी फोर्स क्या हो जाएगी? इसको नाम दे देंगे f naught 2, और nth चार्ज जो है ये फोर्स हो जाएगी हमारे पास f naught n, फोर्स ऑन q naught ड्यू टू qn. क्लियर? तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए q1, q2 अप टू qn, r1, r2 and rn with their respective position vectors, and q naught is a charge having position vector r naught, where we have to calculate total force due to all the charges. Then according to superposition principle, the total force on q naught, that will be equals to force due to q1
F01 plus force due to Q2 F02 so on up to force due to nth charge F0n. अब ये जो फोर्सेस है दो दो चार्जेस के बीच में है, पेयर के बीच में, उसको हम कूलम्स लॉ से जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और ये जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। और F इज इक्वल्स टू, अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये क्या हो जाएगा कि कूलम्स कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q0 Q1 डिवाइड बाय, अब क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिया तो डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं Q1 टू Q0, तो ये हमने जब पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए थे तो ये डिस्टेंस को हमने ट्रायंगल लॉ से कैलकुलेट किया था, और ये जो डिस्टेंस था वो कहां से ले रहे हैं Q1 टू Q0, तो इसको हम ले लेंगे किससे R1 नॉट स्क्वायर, कहां से Q1 टू Q0, एंड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R1 नॉट कैप प्लस प्लस के Q0 Q2 डिवाइड बाय R2 नॉट स्क्वायर R2 नॉट कैप अप टू के Q0 Qn डिवाइड बाय Rn नॉट स्क्वायर Rn नॉट कैप। क्लियर? अब के Q0 जो है ये सभी में कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे, ये क्या होगी टोटल फोर्स F इज इक्वल टू के Q0। Now here R1 not cap, R2 not cap and Rn not cap be the unit vectors pointing from Q1 Q2 up to Qn, right, towards charge Q0। Now K Q0 जो है इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास रिलेशन में, ये आ गया हमारे पास Q1 डिवाइड बाय R1 नॉट स्क्वायर R1 नॉट कैप, Q2 डिवाइड बाय R2 नॉट स्क्वायर R2 नॉट कैप, so on up to Qn divided by Rn not square Rn not cap। Now in general F is equals to K क्या होगा कूलम्स कांस्टेंट, तो Q नॉट Q किसके बराबर होता है 1 by 4 pi epsilon नॉट, समेशन इनिशियल वैल्यू के 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कहां तक अप टू n, तो ये आ गया हमारे पास Qi डिवाइड बाय Ri नॉट स्क्वायर Ri नॉट कैप, right, or it is also written as Q naught upon 4 pi epsilon naught summation I is equals to 1 up to n Qi R naught vector minus Ri vector divided by mod R naught Ri naught Q। ओके, ये लास्ट टाइम हमने फोर्स कैलकुलेट की थी चार्जेस के बीच में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, तो हमारा ये लास्ट में एक्सप्रेशन ये आया था, तो अब यहां तक भी इसको रख सकते हैं और ये भी हम इसको ले सकते हैं, राइट। तो ये आ गया हमारे पास सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। अब पोजीशन प्रिंसिपल है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
तो यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप्स जो वो ले रहा हूँ, जो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं इसको समझा रहा हूँ कि इसमें किस टाइप से हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास देर आर 3 चार्जेस, ये अभी मैं टाइप्स इसकी ले रहा हूं क्वेश्चंस की। 3 चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड Q Q Q। सभी चार्जेस जो वो बड़े सिमिलर चार्जेस लिए हुए हैं, प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। हमने 3 पॉइंट चार्जेस लिए हैं हैविंग मैग्नीट्यूड Q ईच प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें क्वेश्चन में जो है, जैसे एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहां पे सॉल्व एग्जांपल जब वहां पे हर एक के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना बता दूंगा, उसी तरीके से हम बाकी चार्जेस के ऊपर फोर्स जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया होगा कि सपोज हर एक साइड जो है वो किसके बराबर है, L के बराबर। सपोज हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करनी है किसके ऊपर, जो चार्ज हमने कहां पे प्लेस किया हुआ है, B एट वर्टेक्स B। तो यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में देखा कि यह है टोटल फोर्स किसके बराबर होती है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अदर चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको हम कूलम्स लॉ से जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ए चार्ज की फोर्स जो है वो कहां पे ले लेता हूँ, बी चार्ज के ऊपर, और फॉर द टाइम बीइंग हम मानते हैं दिस इज अपसाइड। अब ये दोनों चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस है, तो फोर्स जो है वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी। तो रिपल्सिव में जो उसकी डायरेक्शन होगी वही हो जाएगी। एंड से ये फोर्स किसके ऊपर है, जो चार्ज हमने बी पे प्लेस किया हुआ है, किसके कारण है, जो चार्ज हमने ए पॉइंट पे प्लेस किया हुआ है, तो ये हो गया एफ बी ए, राइट, एंड इट इज अवे। सिमिलरली जो चार्ज हमने सी पे प्लेस किया हुआ है और बी पे, ये भी लाइक चार्ज है, तो यहाँ पे भी फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव होगी। और इसको हम नाम दे देते हैं एफ बी सी, क्योंकि फोर्स किसके ऊपर आ रही है, ये दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी ड्यू टू द फोर्स exerted by the charge placed at point C। तो ये फोर्सेस आ गई। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों कैसे में, क्योंकि चार्जेस जब वो सेम है तो ये फोर्स को हम F से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सेम होगी और ये फोर्स भी सेम होगी, इसको हम F से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये हम कैलकुलेट करते हैं कूलम्ब लॉ से, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये जो चार्ज ए है, ए पे प्लेस है, उसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी यही आएगा, और जो हमने सी पे प्लेस किया उसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी यही आएगा। तो ये दो फोर्सेस आ गई हमारे पास। अब हमें मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन जो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ऑब्वियसली ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो यूज करेंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट इज अलोंग द डायगोनल, रिजल्टेंट फोर्स जो होगी दैट इज अलोंग द डायगोनल, ठीक है। से दिस इज F डैश एंड इट इज अलोंग BD। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो इसको यहाँ पे आप लोगों को मालूम है क्या होता है हमारे पास, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। Suppose we have two vectors A and B represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented by the diagonal, और उसका जो फॉर्मूला जो है वो ये है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट जो दैट इज, तो यहाँ पे F डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। तो A और B यहाँ सेम है, किसके बराबर है, F, तो क्या होगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2AB F इंटू F,
cos and angle is 60 degree. तो f dash जो है that will be equals to 2f square plus 2f square and cos 60 जो है that will be equals to 1/2. तो f dash is equals to under root 3f square or it is equals to under root 3f. तो ये हमारा फोर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, नेट फोर्स जो है वो इसके बराबर होगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज अलोंग द डायगोनल दैट इज BD. तो इससे हम इसकी डायरेक्शन जो है ले सके. अब ये एक सिचुएशन तो ये आ गई हमारे पास. हाँ बेटा साफ कर दूं मैं इसको. हेलो हाँ, एक आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट. हाँ, अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है कि अगर सपोज हमारे चार्जेस जो है वो क्या है मैग्नीट्यूड सेम लिए हुआ है, सपोज Q एंड माइनस Q. Placed on the sides, placed on the corners of an equilateral triangle having side जो है वो किसके बराबर है, L के बराबर. Now again calculate force, net force on the charge placed at vertex V. अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, पहले हम यहाँ पे A पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस किया इसकी फोर्स निकालेंगे. अब यहाँ पे क्या अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स इज अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव मींस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स माइनस Q चार्ज. अब ये फोर्स का जो है क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, या सॉरी हम B पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो गया, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स चार्ज, टुवर्ड्स माइनस Q चार्ज, राइट. सिमिलरली अब ये दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, तो डायरेक्शन इज अवे. अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके हो जाएगा, BC. अब अगर हम देखें यहाँ पे चार्जेस सेम है, सिर्फ डायरेक्ट साइन जो है वो चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड जो फोर्स का ये दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा. अब इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो ये आएगा अलोंग द डायगोनल. ठीक है, तो उस केस में ये एंगल लिया जाएगा और ये एंगल कितना, 120 डिग्री, राइट. ये तो इसको भी हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले ये फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और ये बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सलेरेशन, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसमें हमारा आंसर जो है F ही रहेगा. अगर आप लोगों को याद होगा 11th में आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड किसी एक वेक्टर के बराबर है, तो देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम. तो आता था एंगल इज 120 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे एंगल जो हमारा क्या है, कितना हो गया, 30 मिनट्स. Can't connect to your service, please check your network. Network error आ रहा है. तो अब यहां पे क्या है हमारा पास कि एंगल इज 120 डिग्री. तो जब एंगल 120 डिग्री होगा तो हम इसका डायरेक्ट भी आंसर ले सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड जब F के बराबर ही होगा. अगर ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, क्योंकि आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, A इज इक्वल टू B, और उनका रिजल्टेंट जो है वो भी किसी एक के बराबर है, एंड देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. तो वो आप लोगों का आंसर आया था 120 डिग्री, राइट. तो ये हम उस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा पॉसिबल जब हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो सेम है, मींस फोर्सेस जो वो सेम है. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो या तो चार्जेस लाइक हो सकते हैं या कोई इनमें से अनलाइक है, या इनके मैग्नीट्यूड भी दिए हो सकते हैं. अब हमारे पास थर्ड सिचुएशन क्या है कि चार्जेस जो है दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स
ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, Q1 चार्ज आ गया, ये Q2 आ गया, ये सपोज Q3 है, ठीक है। कहां पे प्लेस्ड है? एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें यहां पे सेंटर में इनका जो है वो, यहां पे हमें इसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना है। फाइंड यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q0, जिसको हमने कहां पे प्लेस किया हुआ है? एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, से एट पॉइंट O। तो अब यहां पे हमें नेट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस पॉइंट पे सभी चार्जेस की हमें नेट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाकी तो हमने कूलम्स लॉ लगाना है, ये आ गया एक पेयर, दूसरा पेयर ये आ गया, तीसरा पेयर ये आ गया। लेकिन यहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहां कैलकुलेट करने के लिए हमें ये डिस्टेंसेस मालूम होने चाहिए। तो ये हम जो वो डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे, ओ ओ बी के बराबर होगा, ओ बी ओ सी के बराबर होगा, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे कूलम्स लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। अब जैसे ये लाइक चार्जेस है, तो ये फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी? F1 किसकी आ गई? Q1 की। अबे अब ये चार्ज Q2 है, तो इसकी फोर्स क्या होगी? F2। और ये चार्ज, इसकी फोर्स क्या हो जाएगी? F3, राइट। एंड से चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये फोर्सेस जो है वो भी क्या होगी? सेम होगी। तो ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इनमें से किसी दो की हमें पहले रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे, जैसे F1 और F2 का रिजल्टेंट जो होगा वो ये आ गया, दैट इज F12। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग अगेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो यहां पे इस केस में ये एंगल जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब ये F12 जो है वो किसके अपोजिट है? F3 के। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप की जो सॉल्व एग्जांपल है वो भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, तो उसको आप वहां से कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ एक्सरसाइज में, कि अगर सपोज हमारे पास देयर आर 4 चार्जेस, सपोज there are 4 charges placed at the corners. Suppose A Q1, B Q2, C Q3 and D Q4, और सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो सपोज सेम है, Q1, Q2, Q3, Q4 से Q, एंड हर एक साइड जो है वो किसके बराबर है? A के बराबर, राइट। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि Q1 के ऊपर हमने टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो Q1 पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम Q2 की फोर्स ले लेंगे, अगर लाइक चार्जेस है तो फोर्स इज रिपल्सिव, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी F12। फिर हम थर्ड चार्ज की फोर्स है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो थर्ड चार्ज की फोर्स के लिए हमें AC फाइंड करना है, तो वो हम जो है ये राइट ट्राइंगल है, वहां से ये डिस्टेंस हमारा जो वो कैलकुलेट हो जाएगा। और ये अगर लाइक चार्जेस है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये आगे हमारे पास, और ये आ गया, इसका नाम क्या होगा? F13। एंड देन फोर्स ड्यू टू फोर्थ चार्ज। अब अगर ये लाइक चार्जेस है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ये आ जाएगी हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास F14, ठीक है। तो तीनों चार्जेस की हमने फोर्सेस जो वो कैलकुलेट कर ली। अब हमें यहां पे नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये जो हमारे पास F12 और F14 जो है, इसका हम रिजल्टेंट जो वो फाइंड करेंगे। तो ये दोनों जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? दैट इज अलोंग द डायगोनल। एंड सपोज वो रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया? से F24 नाम दे देते हैं, क्योंकि सेकंड चार्ज की फोर्स और फोर्थ चार्ज की फोर्स का हम रिजल्टेंट जो वो ले रहे हैं।
तो सपोज ये किसके बराबर हो गया, F2 4। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों फोर्सेस की वो किस डायरेक्शन में, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ F13। तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जब हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू F13 प्लस F24। तो ये आ जाएगा, राइट। अब ये आ गया, अगर हमने किसी एक वर्टिक्स के ऊपर जो वो कैलकुलेट करना है, और अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि 4 चार्जेस are placed at the corners of a square having side A, suppose इसका मैग्नीट्यूड -2 कूलम्स और यहां पे क्या आ गया, +3 कूलम्स एंड +3 कूलम्स। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर। अब नेट फोर्स सेंटर में कैलकुलेट करनी है तो ये बहुत आसान है हमारे लिए। इसमें क्या होगा, सेंटर में जो है हम कोई भी चार्ज है वो प्लेस कर देते हैं। सपोज ये चार्ज है हमारे पास कितना, 1 कूलम। यहां पे हमने नेट फोर्स है वो कैलकुलेट कर दी है, राइट। तो क्या होगा, ये जो चार्ज है हमारे पास कौन सा, ये ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ये सी और ये डी। अब जो ए पॉइंट पे जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स चार्ज, से दिस इज एफ ए। अब इस चार्ज की जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जब वो अट्रैक्ट होगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, दैट इज एफ सी। अब ये दोनों चार्जेस जो है वो क्या है, सेम है, तो ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो वो भी सेम होगा और ये ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाए, दोनों जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। सिमिलरली अब ये लाइक चार्ज है, दो लाइक चार्जेस हैं, तो इसकी जो फोर्स होगी दैट इज रिपल्सिव, दैट इज एफ बी, और इस चार्ज की फोर्स जो है वो भी क्या होगी, रिपल्सिव होगी, दैट इज एफ डी, राइट। और यहां पे भी मैग्नीट्यूड फोर्सेस का क्या है, सेम है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, हेंस कैंसिल्स ईच अदर। तो जो नेट फोर्स है वो सेंटर में किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हमें जो है आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, जब भी इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपने इसको स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले अपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हर एक चार्ज की फोर्स का, और फिर उनका हम रिजल्टेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, बाकी आप और भी उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएल अरोरा में काफी एक्सरसाइजेस दी हुई है तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। क्लियर? अभी हम 2 मिनट